Hello friends, Unique Exam IS portal welcomes you all. Hope you all are doing fine. तो आज हम अपने करंट अफेयर्स सेगमेंट को और आगे ले जाते हुए कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उनके बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो पहला टॉपिक हमारा जो है मिलेट से रिलेटेड है। मिलेट या इसको कोर्स ग्रेन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, क्यों ये न्यूज़ में रहा आखिर, ठीक है। सब कुछ इसके बारे में देखेंगे हम। तो अभी रिसेंटली अगर बात करें हम तो 2023 जो कमिंग ईयर है हमारा, उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। और इसको जो है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो इंडिया ने इसको 2019 में प्रपोज किया था कि मिलेट्स को क्या किया जाए, ग्लोबल लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाए, ठीक। इसके कई फायदे भी होंगे, क्या होंगे, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस जनरेट किया जाए मिलेट से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, जिनके बारे में हम देखेंगे। तो रिसेंटली इसी को एक तरीके से अवेयरनेस जनरेट करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो उनके जो फेलो जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, उनके साथ सभी ने मिलके क्या किया, लंच एंजॉय किया अपना। और उस मील में जो ज़्यादातर जो डिशेस थे वो मिलेट से बनाए गए थे। तो एक तरीके का क्या है, सिंबॉलिज्म है ये, इसको मिलेट को प्रमोट करने के लिए, ठीक। तो इससे क्या होगा, अवेयरनेस जनरेट होगी लोगों में, ज़्यादा लोग इस क्रॉप को उगाएंगे, मिलेट्स को, इसके अंदर जो भी क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी आएंगे और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में और इसके क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करने में मदद करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी इनमें किए जाएंगे। अवेयरनेस जनरेट की वजह से इनमें कंपनीज या जो भी प्रोडक्ट्स हैं, नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स भी मिल सकती हैं, ठीक। तो अगर मिलेट्स की बात करें कि मिलेट्स आखिर हैं क्या, तो मिलेट्स के अंदर बहुत सारे अदर सीरियल्स आते हैं या ग्रेन्स आते हैं, ठीक है। ये स्मॉल ग्रेन्ड सीरियल्स इनको बोलते हैं हम। और इसके अंदर जैसे हमने सुना होगा बहुत सारे जो नंबर्स ऑफ सीरियल्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे ज्वार हो गया जिसको सोरगम के नाम से भी जानते हैं, पर्ल मिलेट हो गया जिसको बाजरा, जो राजस्थान इसके लिए फेमस है काफ़ी, ठीक। उसी तरह फॉक्सटेल मिलेट हो गया एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ मिलेट, जैसे फिंगर मिलेट हो गया, बार्नयार्ड मिलेट हो गया। तो ये सारे वेरियस टाइप्स ऑफ मिलेट्स हैं, ठीक। तो मिलेट्स के अगर बारे में बात करें तो हिस्टोरिकली भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन या एविडेंस हमें प्रोवाइड करता है कि मिलेट्स वर द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी डोमेस्टिकेटेड इन इंडिया। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो इसका एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी मिला है कि इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी डोमेस्टिकेटेड, जिनको लोग उगाते थे, ठीक। तो अगर ग्लोबली बात करें तो ये बहुत सारे कंट्रीज में इनको उगाया जाता है, ठीक। और इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है या मिलेट है वो है सोरगम या ज्वार जिसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज द बिगेस्ट मिलेट क्रॉप अगर ग्लोबली अगर हम बात करें उस लेवल पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया में कहाँ पे किन एरियाज में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उसकी बात करें तो मेनली जो स्टेट्स हैं हमारे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो इन स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पे ज़्यादातर मिलेट्स जो है ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। और कंजम्पशन की अगर बात करें, जहाँ तक बात है, तो गुजरात में ज़्यादातर कौन से मिलेट्स कंज्यूम किए जाते हैं, ज्वार एंड बाजरा। ये इनके प्रोमिनेंट, इस स्टेट के प्रोमिनेंट मिलेट्स में आते हैं, मिलेट क्रॉप में आते हैं। वहीं कर्नाटका में ज्वार और रागी का यूज़ करते हैं, उत्तराखंड में रागी का यूज़ करते हैं, और महाराष्ट्र में भी ज्वार और बाजरा का कंजम्पशन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में और बात करें कि आखिर क्यों गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, वाई मिलेट्स आर गुड फॉर अस और आवर इकोनॉमी, ठीक है। तो वेरियस पैरामीटर्स की अगर बात करें तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट है
वो ये देखने को मिलता है कि ये इको फ्रेंडली क्रॉप्स हैं। इको फ्रेंडली क्रॉप से क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ये कम इरिगेशन में भी सस्टेन कर जाते हैं। ठीक है, इनको ये जो इरिगेशन थ्रू रेन, दीज आर कैरिड आउट थ्रू रेन फेड इरिगेशंस। ठीक है, जो बारिश से पानी आता है उनसे उतना जो है सफिशिएंट होता है मिलेट्स को उगाने के लिए, उनको अलग से उनको एडिशनल इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से इनको इको फ्रेंडली क्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसीलिए इनको न्यूट्री सीरियल्स एज अ न्यूट्री सीरियल्स क्या किया है, डिक्लेयर किया है, क्योंकि बिकॉज दे आर हाईली न्यूट्रिशियस। इसमें बहुत सारे तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ फाइबर कंटेंट भी मौजूद होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्री सीरियल्स। तो अगर मैप में अगर देखें तो ये सारे आपके डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्या है, मिलेट्स हैं। जैसे फॉक्सटेल के बारे में बात किया, फिंगर मिलेट, बार्नयार्ड एंड मेनी मोर। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, मिलेट्स हैं। और वहीं मिलेट्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने इसको क्या डिक्लेयर किया है, न्यूट्री सीरियल्स के रूप में इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इस टॉपिक पे बेस्ड क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द मिलेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिलेट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको हमें देखना है। पहला क्या है कि मिलेट्स वर अमंग द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी डोमेस्टिकेटेड इन इंडिया। मिलेट्स जो है पहला क्रॉप था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था इंडिया में, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसके बारे में हमने अभी बात किया। ठीक, वहीं दूसरा क्या कह रहा है कि फॉक्सटेल एंड बार्नयार्ड आर वेराइटीज ऑफ मिलेट्स। ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट वेराइटीज हैं मिलेट्स के ही, जो कि बिल्कुल सही बात है। हमने अभी बात किया कि मिलेट्स वेरियस टाइप्स के होते हैं, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, फिंगर मिलेट, कुट्टू मिलेट एंड मेनी मोर सच मिलेट वेराइटीज आर देयर। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि दे रिक्वायर मच लेस वाटर देन राइस एंड व्हीट। अगर हम इनको राइस और व्हीट से कंपेयर करें, क्रॉप से कंपेयर करें, तो ये इनको उनके कंपैरिजन में बहुत कम पानी में ये ग्रो कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसी वजह से इन्हें इको फ्रेंडली क्रॉप्स भी बोला जाता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। वहीं जो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि ईयर 2023 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2023 को क्या डिक्लेयर किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ओके, तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जो एक तरीके का क्या है, एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक, रूरल मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था कब, 2021 में। और इस रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि अब इसका यूज जो है, जो भी मनरेगा वर्कर्स हैं उनके अटेंडेंस के लिए, डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ अटेंडेंस के लिए उनको यूज किया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे जो घोस्ट वर्कर्स एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो क्या करते हैं, मनरेगा वर्कर्स में क्या होते हैं, उनका नाम रजिस्टर्ड होता है और वहां से वो जो भी वेज मिलता है वो उनको लेते हैं, बट वो काम नहीं करते मनरेगा के तहत। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे घोस्ट वर्कर्स उसमें होते हैं और इससे क्या होता है, जिनको एक्चुअल में वर्क काम की जरूरत है उनको फायदा नहीं पहुंच पाता। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से हम इस ऐप के थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और ये मॉनिटरिंग जियो फोटोग्राफ्ड मॉनिटरिंग होगा, मतलब फोटो के साथ जो है जियो, इट विल बी जियो टैग्ड। ठीक, तो इससे क्या आएगी, एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, पारदर्शिता आएगी। ठीक, और अच्छे से मॉनिटरिंग जो है हम कर पाएंगे इस स्कीम की, जिसका नाम है मनरेगा स्कीम। ओके,
और अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो अटेंडेंस लिया जाएगा इट विल बी रियल टाइम अटेंडेंस, ठीक है। और ये कहाँ पे लिया जाएगा, जो वर्क साइट है जहाँ पे काम चल रहा है वहीं पे अटेंडेंस लिया जाएगा, जो भी वर्कर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से ओवरसाइट रख सकते हैं हम कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और जो भी घोस्ट वर्कर्स है उनको हम लिस्ट से बाहर निकाल सकते हैं, जो कि हमारे इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने में और ज़्यादा कारगर साबित होगा। ओके, तो जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप है, ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल। कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा, अगर इसकी बात करें तो एप्लीकेबिलिटी की जहाँ तक बात है तो ये सभी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में लागू है, ठीक, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लागू है। और ये कब से लागू होगा पूरे देश में, 1 जनवरी 2023 से, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। तो चूंकि ये मनरेगा पे बेस्ड है, तो मनरेगा की अगर बात करें तो ये 2005 के एक्ट के थ्रू लाया गया था। किस लिए लाया गया था, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो रूरल वर्कर्स हैं, उनको कम से कम एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वर्क प्रोवाइड कर सके, ताकि उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट कर सके गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसमें एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, साथ ही साथ एसेट क्रिएट होगा, ठीक, वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा इससे, ठीक है। मिटिगेशन ऑफ जो सीजनल शॉक्स हैं उनसे भी हम कहीं ना कहीं बचाने में उनको हेल्प कर सकते हैं, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको भी कहीं ना कहीं उनके अपलिफ्टमेंट में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रूरल पॉवर्टी है उसको कम करने में मदद करेगा ये प्रोग्राम, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, लोग शहरों की तरफ जो है जाते हैं, माइग्रेट होते हैं काम के सर्च में, तो एक तरीके से माइग्रेशन भी कहीं ना कहीं कम होगा, ठीक है। तो ये मेन ओवरऑल क्या था, ऑब्जेक्टिव था मनरेगा स्कीम का, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा, विद रेफरेंस टू नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर दैट इज NMMS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसके बेस पे इन स्टेटमेंट्स को हमें देखना है स्कीम के तहत। पहला क्या कहता है कि इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये 2021 में लॉन्च किया गया था। अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो चूंकि हमने अभी तुरंत बात किया कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, ओके। वहीं दूसरा स्टेटमेंट देखें तो कहता है कि इट परमिट्स टेकिंग रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स एट मनरेगा वर्क साइट्स, मतलब जो भी मनरेगा वर्कर्स हैं उनका जो वर्किंग साइट है वहां पे उनकी अटेंडेंस ली जाएगी, कैप्चर की जाएगी डिजिटली, ठीक। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहां से हमारा जो आंसर आ जाता है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा सही स्टेटमेंट है, तो यहां पे बी, दैट इज ओनली 2, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं आज के। तो अगला जो टॉपिक है हमारा एक फेस्टिवल से रिलेटेड टॉपिक है, जो हमारे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। तो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ने इसको क्या किया, डिक्लेयर किया। पीएम एंड प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, जो सभी लोग हैं, उनको ग्रीट किया। क्यों, क्योंकि धनु यात्रा की अभी शुरुआत हुई, रिसेंटली शुरुआत हुई है, तो एक तरीके से इसी ग्रीटिंग के साथ इस यात्रा की शुरुआत की गई, ठीक है। अगर इसके बारे में धनु यात्रा फेस्टिवल के बारे में बात करें तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है, ठीक है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के, अगर टू बी स्पेसिफिक, बारगढ़ में मनाया जाता है, इस जगह पे मनाया जाता है, ठीक है। और ये सेलिब्रेशन कई दिनों तक चलता है, लगभग 11 डेज चलता है, और ये हर साल मनाया जाता है। और लेकिन अगर बात करें, चूंकि कोविड से अभी हम गुजरे हैं, तो पिछले 2 साल से इसको कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब जाके फिर से ये दोबारा इस फेस्टिवल को, इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा, ठीक। अगर इसके हिस्ट्री की या ओरिजिन की अगर बात करें तो ये 1947-48 से इसको मनाया जा रहा है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, व्हेन इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस, तब से ये मनाया जा रहा है सेलिब्रेशन के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है ये क्या सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब अच्छाई की जीत की बात करता है, ठीक है। किसके ऊपर,
बुराई के ऊपर। ओके, तो इस टाइम में इस फेस्टिवल के ड्यूरिंग क्या होता है कि 11 डेज क्या होता है, ओपन थिएटर प्रोग्राम्स चलते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, और जो बेस होता है या जो मेन थीम होता है वो किंगडम ऑफ कंस के बारे में ओवरऑल परफॉर्मेंसेस बेस्ड होते हैं हमारे, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मथुरा नगरी, इसी का एक तरीके का वहां पे स्टेज क्रिएट किया जाता है, ठीक, जिसका मेन थीम होता है कंस, सेंट्रल अट्रैक्शन। ओके, एक तरीके से ये जो उड़ीसा का जो हिस्ट्री है या कल्चर है उसको कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर जैसे ज्यादातर अगर बात करें हम अगर इंडिया में फेस्टिवल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चरल जो कैलेंडर है उनसे कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं या रिलेटेड होते हैं, कि उसी के एग्रीकल्चर कैलेंडर के बेसिस पे हम त्योहारों को ज्यादातर मनाते हैं। तो उसी तरीके से जो ये धनु फेस्टिवल है, यात्रा फेस्टिवल, उसको भी हम जो है एक तरीके से एग्रीकल्चर या सेरिमोनियल कैलेंडर के रूप में मनाते हैं। व्हेन, कब मनाते हैं? एट द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी, जब हम पैडी जो क्रॉप होता है उसको जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जस्ट बाद इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, और जो कि उस एरिया का, बारगढ़ जो एरिया है वहां का एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक। तो आगे अगर क्वेश्चन की बात करें हम, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द धनु यात्रा फेस्टिवल, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, इट इज द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये एक बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है जो कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना, ठीक है, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, यहाँ पे उड़ीसा होना चाहिए, बट चूंकि यहाँ पे नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि किंग कंस इज द सेंट्रल अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल या धनु यात्रा, जो कि बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किंग्स, अभी हमने मथुरा नगरी की बात की कि पूरा जो स्टेज होता है उसी थीम में सजाया जाता है, और जिसका मेन सेंट्रल अट्रैक्शन होता है वो किंग कंस होता है, ठीक। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो हो जाता है, करेक्ट पूछा है यहाँ पे, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बी, दैट इज ओनली 2, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक भी हमारा जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। बात करेंगे हम इसमें रत्नागिरी प्री हिस्टोरिक जो रॉक आर्ट है उसके बारे में हम जानेंगे, और रिसेंटली ये न्यूज में क्यों रहा, अगर इसकी बात करें तो इस एरिया में जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है, रिसेंटली अभी वहां पे एक किसकी बात हो रही है, जो मेगा ऑयल रिफाइनरी प्लांट वहां पे लगाने की बात चल रही है, ठीक है, उसी एरिया में जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, कहां पे, किस जिले में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जो एनवायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट है या और एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि अगर इस प्लांट को लगाया जाएगा, इस रिफाइनरी को लाया जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं ये जो हिस्टोरिकल हमारे एक तरीके से ट्रेजर है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। जो भी वहां पे आर्ट्स हैं, रॉक आर्ट हैं जो हमारे, या पेट्रोग्लिफ है या जियोग्लिफ्स हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, उनकी क्वालिटी क्या है, डिग्रेड होती जाएगी डे बाय डे। तो इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का अपोज किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर जियोग्लिफ्स की बात करें तो जियोग्लिफ्स क्या होते हैं, एक तरीके के प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट है, ठीक, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, दीज आर प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट्स। ये जो पत्थरों पे ये इंक्रोचमेंट के द्वारा या जो है घिसने की वजह से क्या करते हैं, वो आर्ट बनाते हैं वेरियस, और जो सरफेस होता है मेनली, अगर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां के जो लैटराइट प्लेट्यूज हैं वो आसानी से उसमें क्या कर सकते हैं, इंसिजन लगा सकते हैं, या ऐसे मार्क्स हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉक्स, ओके। तो ये एक तरीके से इट इज मेड बाय रिमूविंग पार्ट ऑफ रॉक सरफेस के कुछ पार्ट को रिमूव करने के लिए। जैसे ये यहाँ पे अगर हम घिसते हैं तो जाहिर सी बात है वहां का जो रॉक है, जो सरफेस रॉक है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, रिमूव होगा। कैसे? थ्रू इंसिजन
पिकिंग, कार्विंग या एब्रेडिंग, मतलब उसकी किसी चीज को लेके अगर घिसेंगे तो वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जनरेट होगा। ठीक है, तो एक तरीके के रॉक पेंटिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, एचिंग्स हो सकते हैं, कप मार्क्स हो गए या रिंग मार्क्स। रिंग मार्क्स जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये रिंग के फॉर्म में क्या है, स्ट्रक्चर्स बने हुए। और कप मार्क्स क्या है, तो ये जो छोटे गड्ढे हैं ये एक तरीके से कप मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रत्नागिरी रॉक आर्ट के बारे में अगर बात करें तो ये इसको यूनेस्को ने अपने टेंटेटिव लिस्ट में इसको डाला हुआ है, और ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट कह सकते हैं या पोटेंशियल साइट बोल सकते हैं, जिसको आगे इन फ्यूचर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये कोंकण रीजन जो है, कोस्टल रीजन है महाराष्ट्र और गोवा का, उस एरिया में ये बहुत सारे जो पेट्रोग्लिफ्स हैं या जियोग्लिफ्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट अगर बात करें तो मोर देन 1500 सच जियोग्लिफ्स आर प्रेजेंट। ठीक है, स्प्रेड अलोंग द कोंकण कोस्ट लाइन इन महाराष्ट्र एंड गोवा। ओके, और जो रॉक्स है, रॉक होता है यहाँ पे या प्लेट्यूज होते हैं, वो पोरस लैटराइट रॉक होते हैं, इसी वजह से उनमें खुरेदना या निशान लगाना काफी आसान होता है। और उसी की हेल्प से क्या करते हैं, जो पहले जो लोग थे, जो ह्यूमंस थे, वो तरह तरह की अपने जो भी दिनचर्या थी या डोमेस्टिक लाइफ को अपने पेंटिंग्स के थ्रू क्या करते थे, डिपिक्ट करते थे या रिप्रेजेंट करते थे। ठीक, और रत्नागिरी रॉक आर्ट को बोले अगर बात करें तो लोकली इसको कतल शिल्प के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है सॉरी, और इसको जो महाराष्ट्र स्टेट आर्कियोलॉजी है महाराष्ट्र की, वो भी इसको प्रोटेक्ट कर दिया इस साइट को, और साथ ही साथ जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इस साइट को, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट साइट है अगर हम हिस्ट्री या कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। इसी वजह इसको प्रिजर्व करके रखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, ये जो एक तरीके से जियोग्लिफ क्लस्टर्स है या जो ये पेंटिंग्स या डिपिक्शंस हमें मिल रहे हैं, एक तरीके के जो उस टाइम पे जो आर्टिस्टिक स्किल्स थे उनको रिप्रेजेंट करता ये कहीं ना कहीं। और जो भी उसके बाद जो टेक्निक्स धीरे धीरे जो आर्ट के टेक्निक्स इवॉल्व किए, ठीक है, उसके इवोल्यूशन के बारे में भी बताता है। किसके, एचिंग एंड स्कूपिंग, जो रॉक आर्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ, उसको कहीं ना कहीं उसके इवोल्यूशन को के बारे में बताता है। ठीक है, अगर हम फिगर्स की बात करें तो ये जो पेंटिंग्स है या रॉक आर्ट्स है वो ह्यूमन या एनिमल्स को ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि डियर हो सकते हैं, एलिफेंट को देखा गया, टाइगर हो गया, मंकी हो गया, वाइल्ड बोर, राइनोसोरस। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हुए पाए गए यहाँ पे डायग्राम्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पे शार्क भी देख सकते हैं आप, शार्क के भी पिक्चर्स पाए गए थे रॉक आर्ट में। ठीक है, उसके साथ साथ जो रेप्टाइल्स हो गए, वेरियस रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियंस, ये भी देखे गए इन स्ट्रक्चर्स में, जैसे टॉर्टॉइज हो गए, एलिगेटर्स हो गए, या अदर एक्वेटिक एनिमल्स जैसे शार्क्स हो गए, स्टिंगरेज, या और बात करें तो बर्ड्स भी देखे गए या पाए गए इन सब स्ट्रक्चर्स में। तो ये उस समय की जो भी स्टोरी थी उसके बारे में हमें बताता है। ठीक, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ ह्यूमन काइंड, उसके बारे में नॉलेज देता है। ठीक, तो अगर स्टैंड अलोन फिगर्स की अगर बात करें तो बहुत कई जगहों पे क्या देखे गए, लार्जर देन लाइफ पिक्चर्स भी देखे गए। उसका एक एग्जांपल है एलिफेंट, जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया। ये एलिफेंट देख सकते हैं, ये स्टैंड अलोन मतलब एक सिंगल फिगर है यहाँ पे। ठीक है, और ये लार्जर देन लाइफ पिक्चर है, मतलब एक्चुअल जो साइज होती है एलिफेंट की उससे कहीं ज्यादा बड़ा है ये पिक्चर। तो ये भी देखने को पाया गया वहां पे। ठीक, जो लार्जेस्ट रॉक एनग्रेविंग है या जियोग्लिफ है, अगर इंडिया में सबसे बड़ा जियोग्लिफ के बारे में बात करें तो वो कहां पे है, कशेली। कशेली कहां पे है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, इसी डिस्ट्रिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे लार्ज फिगर ऑफ एलिफेंट देखा गया, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें अगर, रत्नागिरी जो प्री हिस्टोरिक साइट्स है, इनको जो है इन फ्यूचर, जैसा कि हमने कहा कि इनको क्या किया जा सकता है, जो है यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें जोड़ा जा सकता है। ओके, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो कहता है, विद रेफरेंस टू द रत्नागिरी रॉक आर्ट
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आइए देखते हैं स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द जियोग्लिफ्स आर इन द फॉर्म ऑफ रॉक पेंटिंग्स, एचिंग्स, कप मार्क्स, रिंग मार्क्स। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो जो रॉक वहां पे पेंटिंग्स पाए गए वो एचिंग्स थे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रॉक पेंटिंग्स भी मिले, एचिंग्स भी मिले, कप मार्क्स, रिंग मार्क्स। कप मार्क्स, रिंग मार्क्स हमने आपको डायग्राम से दिखाया कि जो रिंग मार्क्स थे वो कुछ इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में थे, और जो कप मार्क्स थे वो कुछ इस तरीके से गड्ढे थे जो कि रॉक्स के अंदर बनाया गया था। ठीक, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। द जियोग्लिफ्स डू नॉट डिपिक्ट फिगर्स ऑफ लार्जर देन लाइफ स्केल। जो जियोग्लिफ्स देखे गए, जो पाए गए, वो लार्जर देन लाइफ पिक्चर मतलब नहीं पाए गए वहां पे। अगर इस बारे में अगर बात करें, अभी जस्ट हमने बात किया कि वहां पे रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट में इटसेल्फ वहां पे एक एलिफेंट का लार्जर देन लाइफ पिक्चर, स्टैंड अलोन पिक्चर देखा गया। तो ये स्टेटमेंट सॉरी, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो द रॉक आर्ट इज लोकली नोन एज कतल शिल्प। कतल शिल्प बोलते हैं इसको, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट। अगर देखें तो 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 1 and 3 हमारा क्या है, ऑप्शन बी। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो फॉग से रिलेटेड है। क्योंकि अगर बात करें तो अभी विंटर सीजन चल रहे हैं, तो विंटर सीजन में फॉग काफ़ी कॉमन फिनोमेना है, हमको कई बार देखने को मिलता है अगर मॉर्निंग की बात करें हम। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानें। ये नॉर्मली अगर देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जो रीजन्स है जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब, हरियाणा, इन सब एरियाज में, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, या यूपी में बात कर ले तो यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब अगर इनके फॉर्मेशन की बात करें, हाउ डज फॉग फॉर्म्स, अगर इसके बारे में बात करें तो फॉग जस्ट लाइक क्लाउड्स जो है ये क्या करते हैं, जहाँ क्या होता है, वेपर, जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस होता है और फॉग का फॉर्मेशन होता है। जिस तरीके से क्लाउड्स बनते हैं, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर एंड फॉल इन टेम्परेचर, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉग के फॉर्मेशन के लिए। ठीक, अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे विंड हो गया, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या मेन फैक्टर्स है। ठीक, तो जब लैंड सरफेस होता है, अगर रात की बात करें, एट नाइट जो जमीन होता है वो काफी जल्दी से ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। तो जो उसके ये जो लैंड है इसके ऊपर का जो सरफेस है क्या होता है, वो भी कहीं ना कहीं वो भी क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है। क्योंकि जो लैंड है, जो जमीन है वो ठंडी है, तो उसके ऊपर का जो एयर है वो भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है जल्दी से। तो उसकी एक सैचुरेशन लिमिट है। ठीक, उस सैचुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉस करने के बाद एक तरीके से फॉग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एयर जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही कंडेंस होके वाटर वेपर जो है एयर में कंडेंस होके क्या बनाती है, फॉग का फॉर्मेशन करती है। ठीक, और फॉग के बारे में बात करें तो काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, इंटेंसिटी भी अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो अगर नियर बाई वाटर बॉडी अगर देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादा डेंस फॉग देखने को मिलते हैं। ठीक, और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इस वेरिएबिलिटी में, वो विंड हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक, तो अगर इंडो गैंजेटिक प्लेन की अगर बात करें तो वहां पे ज्यादातर फॉग देखने को मिलता है। ठीक है, फॉग अग्रेंसेस वहां पे काफी कॉमन फिनोमेना है, और वहां कई हफ्तों तक भी कभी कभी क्या होता है, फॉग देखने को मिलता है, और खासकर से ये विंटर सीजन में देखने को मिलता है, जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, कुछ फॉग के जो टाइप्स है उसके बारे में अगर बात करें तो एक होता है एडवेक्शन फॉग। एडवेक्शन फॉग क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड जब मॉइस्ट, वार्म और मॉइस्ट एयर होता है वो ओवर कूल सरफेस, ठंडे सरफेस से क्या होता है, पास होता है।
तो उस केस में क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस होता है, कंडेंस हो जाता है और फॉग का फॉर्मेशन होता है या देखने को मिलता है। तो ये मोस्टली तब देखा जाता है जब वार्म ट्रॉपिकल एयर जो है वो कूल या कूलर जो ओशन वाटर है उससे मीट करता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर है वो कूलर सरफेस से गुजरता है और फाइनली क्या होता है, कंडेंस होके फॉग का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो आइए, और दूसरा टाइप जो हमारा है रेडिएशन फॉग। रेडिएशन फॉग या इसको ग्राउंड फॉग भी देखने को मिलता है। क्यों ग्राउंड फॉग इसलिए बोलता है क्योंकि ये ग्राउंड सरफेस पे क्या होता है, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन करता है फॉग का, इसीलिए इसको ग्राउंड फॉग भी बोलते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर मॉर्निंग्स में देखने को मिलते हैं और वो कई दिनों तक जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो मेन कारण हो सकते हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं और एक लोकलाइज्ड फॉग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, एंड द जो फॉग होता है इट विल बी फर्स्ट फॉर्म्ड नियर द सरफेस। पहले क्या होगा, सरफेस पे फॉग का फॉर्मेशन होगा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। पहले सरफेस पे फॉग का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके ऊपर जो एयर है वो ठंडा होके कंडेंस होगा और फिर उसके ऊपर एक फॉग का और लेयर बन जाएगा। तो इसी तरीके से लेयर्ड फॉर्मेशन होता है यहाँ पे फॉग का। ठीक है, इसीलिए इसको ग्राउंड फॉग बोलते हैं, मतलब नीचे से फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। और एक और जो फॉग हम देखते हैं वो वैली फॉग होता है। ज्यादातर ये जो है माउंटेनस एरियाज में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एलिवेशंस होता है, एलिवेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर होता है वो एक तरीके से वैली में क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। ठीक, ट्रैप हो जाता है, तो यहाँ पे वो एक तरीके से एस्केप नहीं कर पाता और कंडेंस होके, यही जो कूल एयर है वो एक लेवल के बाद, एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद कंडेंस होके क्या करता है, फॉग का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे कई बार क्या होता है, फ्रीजिंग फॉग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेशन में भी क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, या आइस के फॉर्म में बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पे रहना, अगर यहाँ पे वैली में अगर ऐसी कंडीशन से अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो नुकसान हो जाता है फार्मर्स का। तो ऐसी जगहों पे ज्यादातर सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, और क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। अभी जो हमने पढ़ा उसी के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए। क्या कहता है स्टेटमेंट, पहला कहता है द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एन इंक्रीज इन टेम्परेचर आर की फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। ठीक है, क्या कह रहा है कि मॉइस्चर का होना और टेम्परेचर का होना या इंक्रीज करना, टेम्परेचर का इंक्रीज, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसके लिए, फॉग के फॉर्मेशन के लिए। जो कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इंक्रीज ना होके क्या होगा, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मॉइस्चर एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉग। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर के कम होने से ये अकरेंस होता है या फॉग का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और वहीं दूसरा स्टेटमेंट कहता है एडवेक्शन फॉग मोस्टली अकर्स वेयर वार्म ट्रॉपिकल एयर क्या होता है, मीट्स कूलर ओशन वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब जो वार्म ट्रॉपिकल एयर मास होता है वो मीट करता है कूलर ओशन वाटर से, तब वहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, एडवेक्शन फॉग का, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बारे में हमने अभी चर्चा किया आपसे। ठीक है, तो अगर आंसर की बात करें कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, तो चूंकि हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो आंसर जो हो जाता है बी, दैट इज ओनली 2। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये सारे हमने टॉपिक्स पढ़े। तो अगले दिन हम फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ आएंगे और कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को करते रहिए। थैंक यू।